सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। आप देखिए, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट की हैं जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही हैं। राइट कैसे पता लगा राइट को जा रही हैं? क्योंकि एरो मार्क्स देखिए, एरो की डायरेक्शन बता रही है राइट की तरफ। अब यहाँ पर अगर हमारा कुछ एरिया होता है, कैसे, ये एक एरिया मान लिया, कोई रेक्टेंगल होगा, इसका एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया मैंने मान लिया ए। इस एरिया को अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाई थी उसमें अगर रख दिया जाए तो कुछ लाइनें इसमें क्रॉस करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें क्रॉस करेंगी। यस, तो ये जितनी लाइंस इस एरिया के थ्रू क्रॉस करती हैं उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस। बहुत सिंपल, यानी कि बस लाइंस टोटल पता लग जाए कि इस सरफेस के थ्रू कितनी क्रॉस हो रही हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा थ्रू अ सरफेस। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सर, अगर यहाँ पर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ए है, तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि ई इंटू ए, इस केस में जब हमने ऐसे सीधा रखा हुआ है तो ई इंटू ए कर दें तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकल ही आएंगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी ई इंटू ए। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोला जाता है फाई से। तो कितना हो जाएगा? ई इंटू ए। पर क्या ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ठीक रहेगी? क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर एरिया इस तरह रखा होता तो उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अब आप बोलेंगे नहीं सर, पहले से तो कम कर रही हैं। व्हाट अबाउट दिस केस? अब कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं? अब तो सर लगभग ज़ीरो। 3 डायमेंशन में तो और अच्छा समझ आएगा, चलिए देख लेते हैं। आपको इमेजिन करना है कि लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस जा रही हैं, यहाँ से इस तरफ को, और ये एक बुक रखी हुई है। अब इस बुक को अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रख देंगे तो इसके सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी। ये बुक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये देखिए इस तरह से रखी हुई है एक्चुअली, बट हमें क्योंकि हमारा देखने का पर्सपेक्टिव अलग है तो हमें सिर्फ ये टॉप का पोर्शन ही दिखाई दे रहा है। दोबारा से इस तरह से दिख रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसको रोटेट करेंगे, यानी कि इसका ओरिएंटेशन या एंगल चेंज करते हैं। तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, कम होगी ज़्यादा, ये देखते हैं। आपको अगर फ्रंट व्यू देखना है तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्चुअल में पेज जो है वो इस तरह से है, बट हम इस तरह से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये सिरा ही, जो एक एंड है बुक का, वही दिख रहा है। अब इसको रोटेट करना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो देखें आप, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी हो गई? बहुत कम क्रॉस कर रही होंगी, राइट, क्योंकि वो तो लेफ्ट टू राइट जा रही थी। अभी इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? और अब कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस टाइम? आप बोलेंगे सर लेफ्ट टू राइट जा रही थी लाइंस, अब तो ये सरफेस जो है इसका एंगल इस तरह से हो गया कि कोई भी लाइन जो है इस पर क्रॉस नहीं कर रही है। जैसा डेमो में देखा कि दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। पहली बात तो एरिया कितना है, अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी, और दूसरा डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। तो यानी कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगाना इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन को कैसे दें? अब एरिया की कौन सी डायरेक्शन होती है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बात हो गई। जैसे ये एरिया हो, कोई बोले सर एरिया की डायरेक्शन क्या इस तरफ है, या एरिया की डायरेक्शन क्या इस तरफ है। इसीलिए हम एक और फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है, ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एरिया वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस। यानी कि कोई भी सरफेस हो, अगर हमें उसका एरिया वेक्टर बनाना है तो सबसे पहली बात उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि वेक्टर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो मैग्नीट्यूड होगा जितना उसका एरिया है। 4 मीटर स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 मीटर स्क्वायर लेंथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली बात ठीक थी, ये वाली बात ठीक थी, ये नहीं, इस तरह नहीं करते हम क्या करते हैं, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री पर ही है, इससे 90 डिग्री पर ही है, तो ये रहेगा। और एक और बात कही है कि आउटवर्ड्स, यानी कि बाहर की तरफ, इस तरह से ना बना दें आप, उल्टी तरह से इनवर्ड टू द सरफेस, टूवर्ड द सरफेस ना बनाएं,
दोबारा पढ़ लेते हैं। एरिया वेक्टर क्या हो गया, एरिया की दिशा को बताएं कैसे, वो हमें समाधान दे रहा है। यानी कि एरिया वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस एरिया एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस। अब देखिए एरिया वेक्टर्स थोड़े से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस देखी थी, तो हर एक कंडीशन में एरिया वेक्टर कैसे बनेगा। सपोज कर लीजिए एरिया जो है वो 12 मीटर स्क्वायर का है, हो सकता है ये 6 का हो और ये 2, इसलिए 6 इंटू 2 12 हमें मिल जा रहा है मीटर स्क्वायर। ओके, अब मुझे यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींच दूंगा। लेंथ कितनी रखूँगा, 12 सेंटीमीटर रखता हूँ, रिप्रेजेंट ही करना है 12 को, 12 मीटर स्क्वायर को, तो 12 के अराउंड इसकी लेंथ रख दूंगा। डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जहाँ सरफेस देखा वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको बोल दूंगा नाउ दिस इज माई ए वेक्टर। पहले ये क्या है, ये तो एरिया है, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये देखिए, अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा मुझे, इस तरह से मैंने खींच दिया वेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी ए वेक्टर है। ओके, व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और 90 डिग्री पे होना चाहिए और बाहर की दिशा में होना चाहिए, आउटवर्ड्स होना चाहिए। तो हमने तीनों सिनेरियोज में एरिया वेक्टर ड्रॉ करने सीख लिए। अब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई थी, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी है, डायरेक्शन है, पहले ही बताया आपको, लेफ्ट से राइट जा रही है, और जो एरिया है उसको भी अब हमने क्या कर दिया है, एक वेक्टर क्वांटिटी एरिया वेक्टर में लिखना शुरू कर दिया है। तो ये कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाएंगे। अब तो हम वेक्टर से ही ये पूरा सिनेरियो लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, अब एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, इसी तरफ, मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यहीं बन जाएगा। ओके, एरिया वेक्टर क्या हो गया, ये 2 वेक्टर से सिंपली रिप्रेजेंट हो गई। कितना ईजी हो गया विजुलाइज करना, खासकर हमारी कॉपीज़ में हमें 3D डायग्राम नहीं देखना पड़ेगा, विजुलाइज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस में देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रही, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस तरफ का हो जाएगा, राइट, इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो यहाँ पर हम बना देंगे, और कुछ एंगल होगा, एंगल भी हम माप सकते हैं, बहुत ईजी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री पे हो गया। अब मुझे थोड़े से क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। सबसे ज़्यादा किस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रही थी, इसमें, इसमें या इसमें? इसमें तो आप बोलेंगे सर जीरो ही थी। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो जब 90 डिग्री हो तो ज़ीरो हो जाता है? यस, कॉस 90 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है, ज़ीरो वैल्यू दे देता है। कॉस ज़ीरो क्या देता है, 1 देता है। यानी कि जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से डिफाइन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, उसकी जगह हम वहाँ पर कॉस थीटा लगा दें, मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉस थीटा लगा दें, तब हमारा सोल्यूशन आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि पहले तो हमने ऐसे सोचा, ये तो सिंपल था कि सामने ही रख दिया पूरा सरफेस, तब तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। बट अगर रोटेशन हो गया, अगर ई और ए के बीच में कुछ एंगल हुआ थीटा में, तो क्या करेंगे हम, ये ज़्यादा करेक्ट है, कॉस थीटा ज़्यादा करेक्ट है। और ई ए कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट ए, ये क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज़ अ डॉट प्रोडक्ट। अब हमारा जो भी सिनेरियो था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये है ई, और आपका ए वेक्टर भी इस तरफ है, ठीक है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, तो बताएं ई ए कॉस थीटा क्या होगा, ई डॉट ए क्या होगा, यही है ना फ्लक्स, ये होगा सर ई मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ही नहीं है कोई, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और वो हमने निकाला भी था। ओके, व्हाट अबाउट दोनों के बीच में अगर 45 डिग्री हो जाता है, यहाँ बना देता हूँ, जो हमारा सेकंड केस था, ये है ई और ये है ए। अब तो ये वेक्टर का ही क्वेश्चन बन गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, वट विल बी द फाई डोनेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ई मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री में कितना होता है, लगभग 0.7 के बराबर, तो हम लिखते हैं ई इंटू ए इंटू 0.7। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है और एरिया वेक्टर इस तरफ होता है, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का थीटा होता है, तो क्या होगा, ई इंटू ए
इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या है? 0, यानी कि कोई भी लाइन क्रॉस करेगी नहीं। नंबर ऑफ लाइंस विच आर क्रॉसिंग दिस एरिया इज 0। यानी कि जो हमारी कॉमन सेंस थी, यानी कि जब सरफेस सीधा सीधा पड़ा था तो मैक्सिमम यानी कि e इंटू 1, जब 45 पे होगा तो उसका 0.7 हो जाएगा, e मल्टीप्लाइड बाई a इंटू 0.7। और जब 90 डिग्री पे हो जाएंगे दोनों एंगल, यानी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, तब हमारी फ्लक्स क्या हो जाएगी 0, यानी कि कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करेगी। इसीलिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बुक्स में किसी और तरह से भी लिखा होता है, यानी कि इस तरह से। अब वो क्यों? वो होता है अगर कॉम्प्लिकेटेड एरिया, जो हमने एरिया लिया था बहुत सिंपल सा, ऐसे रेक्टेंगल लेके हमने डिफाइन कर दिया था। बट व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ एरियाज? अब इस एरिया में क्या करेंगे? क्या सिंपल हमें एरिया कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं यहाँ पर, जिसे हम डी ए भी बोल देते हैं, कई बार डी एस भी बोल देते हैं। बहुत बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप देख भी ना पाएँ, बहुत सा छोटा एरिया, और इसको डी एस से डिनोट कर देते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस पर हम देख लेते हैं। तो हमारे फार्मूला तो वही रहा, यानी कि छोटी, अब छोटी फ्लक्स है डी फाई, डी मतलब बहुत ही इनफाइनेटेसिमली छोटी जो फ्लक्स होगी, नंबर ऑफ लाइन जो क्रॉस कर रही है वो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कुछ होगी, यस, उसका डॉट प्रोडक्ट वही जो छोटा एरिया है उससे। ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? जब हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, जब हम सीधे से एरिया नहीं निकाल सकते, अगर हमें टोटल निकालना होगा तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। बस दिस विल हैपन व्हेन योर सरफेस एरिया इज बिट कॉम्प्लेक्स। हमारा जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जिनका हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं, उस केस में हम नहीं यूज़ करते, उसमें तो कॉमन सेंस ही लगा लेते हैं। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड एरियाज आ गए तो हमें इस तरह से भी याद रखना चाहिए, छोटे एरिया पे कैलकुलेट करो और फिर से इंटीग्रेशन कर दो।